बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम एक टॉपिक। लास्ट टाइम मैंने आपको टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे दिया था, तो आई विल नॉट गिव इट अगेन एंड अगेन। ठीक है, जब लास्ट टाइम में बेस बनवा दी गई थी तो इसका मतलब अब मैं आपको वो डायरेक्ट स्टार्ट करवाऊंगा। ये बात आपको लास्ट क्लास में बताई गई थी कि हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उस टॉपिक का नाम था वेरिएशन ऑफ जी विथ एल्टीट्यूड। हमें ये देखना है कि जब जब हम एक ऑब्जेक्ट को एच हाइट के ऊपर रेस करते हैं तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में कितना चेंज आता है। तो हमें ये देखना था कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में कितना चेंज आता है। व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट दिस टॉपिक, जब जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पर होगा, जब जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे होगा तो उसके अंदर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की इक्वेशन होगी, जब जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पर होगा तो उसके अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो इक्वेशन होगी वो होगी g इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन योर ऑब्जेक्ट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जब जब आपका ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पर होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की इक्वेशन होती है g इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की इक्वेशन कब होती है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, अर्थ की सरफेस पर। अब यहाँ पे डिस्टेंस अर्थ की सरफेस से कितना है, आर ई। जब मैं इस ऑब्जेक्ट को रेस करूंगा एच हाइट के ऊपर, ठीक है, तो एच हाइट के ऊपर जब हम रेस करते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में क्या आता है, चेंज। और वो चेंज इसलिए आता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो एच हाइट पे जब हम इसको रेस करते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस, वो डिक्रीज होता है। डिस्टेंस हम कहाँ से लेते हैं, डिस्टेंस हम लेते हैं अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट तक। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बनेगा आर ई प्लस एच। अर्थ की ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो सरफेस के ऊपर मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बुलंद करते रहते हैं वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है। डिस्टेंस बढ़ेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता चला जाएगा। इस पॉइंट के ऊपर जो जी होगा उसको हम जी डैश बोलेंगे। जी एम ई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और जो डिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है आर ई प्लस एच। जिस तरह आर ई के ऊपर स्क्वायर था उस तरह आर ई प्लस एच के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। ये वो बात थी जो मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्क्रिप्शन के तौर पे बताई थी। एक बार आखिरी बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। जब जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पर होता है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो इक्वेशन बनती है वो बनती है g इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। g is equal to gma upon r square is nothing but the acceleration due to gravity when your object lies on the surface of earth। और जब हम एक ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से रेस करते हैं, बुलंद करते हैं h हाइट के ऊपर, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट का अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस इंक्रीज होगा और g और डिस्टेंस जो होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है अर्थ के सेंटर से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती चली जाती है। और वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में जो चेंज आता है उसको हम बोलते हैं जी डैश। और यही जी डैश हमारे पास कहलाता है वेरिएशन ऑफ जी विथ एल्टीट्यूड। इसी जी डैश को हम वेरिएशन ऑफ जी विथ एल्टीट्यूड कहते हैं। अगर आपसे कोई कहेगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में जो चेंज आता है वो रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो आपने जवाब देना है जी डैश से। कितनी बार ये जुमला मैंने आपको बोल दिया, अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा। यहाँ पे जो हम ऑब्जेक्ट को रेस करेंगे ना वो सिर्फ फ्यू किलोमीटर्स तक वैलिड होगा। फ्यू किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, बस फ्यू किलोमीटर तक। कहने का मकसद ये कि एच आर ई से छोटा होगा। जुमला फिर रिपीट कर रहा हूँ। कहने का मकसद ये कि एच आर ई से छोटा होगा, आर ई एच के मुकाबले में बड़ा है।
तो याद रखिएगा, अगर कहीं पे h आर ई के ऊपर डिनोमिनेटर में स्क्वायर आ जाएगा या अगर कहीं पे आर ई के ऊपर क्यूब आ जाएगा तो हम उन टर्म्स को क्या कर देंगे, निगलेक्ट। अगर आपसे कोई पूछेगा आप आर ई का स्क्वायर और आर ई क्यूब वाली टर्म्स को निगलेक्ट क्यों कर रहे हैं, तो आप ये बोलेंगे आर ई की वैल्यू बड़ी है और एच की वैल्यू छोटी है। जब आर ई का स्क्वायर करेंगे तो वो और बड़ी हो जाएगी, जब आर ई का क्यूब करेंगे तो वो उससे भी बड़ी हो जाएगी, और जब किसी छोटी चीज को किसी बड़ी चीज से डिवाइड करते हैं तो आंसर छोटा होता जाता है। अब मैं आपको इसकी मिसाल बताता हूँ, जरा गौर से देखिएगा। असल में बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल भी नहीं है और कुछ लोग तो समझना ही नहीं चाहते, खैर उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। अगर यहाँ लिखा है 1/4, तो 1/4 का मैं आपको बता रहा हूँ कि आंसर आता है 0.25। देखते रहिएगा गौर से जरा क्या बात हो रही है। अब मैंने 4 का स्क्वायर करा, 4×4 = 16। अब जब मैंने 4 का स्क्वायर किया तो ये बना 0.0625। अब 16 का स्क्वायर करें तो ये बना 256, और जब मैंने 1 को 256 से डिवाइड किया तो मुझे आंसर मिला 0.00306। इस तरह अब चेक करें, जब डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है तो वैल्यू छोटी होती जा रही है। पहले 0.25, फिर 0.0, फिर 0.00। तो जब डिनोमिनेटर बढ़ता है तो वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ डेरिवेशन में कहीं पर आर ई पर स्क्वायर आएगा या कहीं पे आर ई पर क्यूब आएगा तो हम डिनोमिनेटर में, तो हम उन टर्म्स को निगलेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनका आंसर बहुत छोटा होगा। किसी ने कहा क्यों छोटा होगा, सबसे पहले तो आप उसका मुंह वहीं पे बंद कर दें। छोटा इसलिए होगा क्योंकि h इज लेस देन आर ई। कुछ भी हो जाए h हमेशा आर ई से छोटा होगा। ये इक्वेशन इसी अजम्पशन पे ड्राइव की जा रही है कि इसको हम फ्यू किलोमीटर्स के ऊपर रेस कर रहे हैं, इसको हम फ्यू किलोमीटर्स के ऊपर रेस कर रहे हैं, तो h हमेशा आर ई से छोटा रहेगा। और कभी भी डिनोमिनेटर में अगर आर ई पे स्क्वायर आ जाएगा या उससे बड़ी पावर आ जाएगी तो उन टर्म्स को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट। तो अब मैं इस टॉपिक का स्टार्ट ले लूँ, मेरे ख्याल से इतनी लंबी गुफ्तगू हो गई। तो टॉपिक का जो हमारे पास नाम है उसका नाम है वेरिएशन ऑफ जी विथ एल्टीट्यूड। हम देखना चाहते हैं कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में कितना चेंज आता है जब उसको अर्थ की सरफेस से बुलंद किया जा रहा होता है। ये मेरे पास मौजूद है अर्थ, और ये मौजूद है अर्थ का सेंटर। अर्थ के सेंटर से लेकर अर्थ के सरकमफेरेंस तक कहलाता है रेडियस। और इस वक्त मेरे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद है, तो ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर पाया जा रहा है। तो मैंने आपके सामने लिख दिया यहाँ पे एट पॉइंट ए। ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर है, यानी कि ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पर है, तो मैंने आपके सामने लिख दिया एट पॉइंट ए। ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पर है पॉइंट ए पर, तो मैंने आपके सामने लिख दिया एट पॉइंट ए। पॉइंट ए अर्थ की सरफेस पर है, तो अर्थ की सरफेस पे जब जब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसके अंदर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की इक्वेशन होती है g is equals to gme upon re square whenever your object lies on the surface of earth। तो उसमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की इक्वेशन होती है g is equals to gme upon re square। A number of times I have been told you, whenever an object lies on the surface of earth, acceleration due to gravity is equals to g is equals to gme upon re square। अब मैंने इसको h हाइट के ऊपर रेज किया और ये मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक h हाइट पे रेज करवाया। अब मेरा ऑब्जेक्ट आ रहा है पॉइंट बी पर। पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था, ए, अब कहाँ है, बी। तो मैंने अब आपके सामने लिखा एट पॉइंट बी। पॉइंट बी के ऊपर जी नहीं होगा बल्कि क्या होगा, जी डैश। और वो जी डैश क्यों होगा, क्योंकि हमने इसको हाइट पर रेस कर लिया। जब हाइट पे रेस करते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाती है और उसी को हम कहते हैं वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। अब इसकी इक्वेशन में और जी डैश की इक्वेशन में सिर्फ एक फर्क होगा, जी एम ई तो कांस्टेंट रहेगा, जो चीज चेंज होगी वो क्या होगी, डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा हम लेते हैं अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट तक। तो पॉइंट बी की बात हो रही है तो जी एम ई ऐसे ही रहा, और डिस्टेंस हम लेंगे अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट तक। तो मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये अर्थ का सेंटर है और ये ऑब्जेक्ट है। दोनों ग्रीन कलर आपको नजर आ रहे होंगे, मुझे पता है आप कलर ब्लाइंड नहीं है। तो इसके अंदर एक डिस्टेंस नहीं आ रहा बल्कि दो डिस्टेंस आ रहे हैं, एक आ रहा है आर ई और एक आ रहा है एच। तो टोटल डिस्टेंस बना आर ई प्लस एच। और अगर आर ई के ऊपर स्क्वायर है तो आर ई प्लस एच के ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। इसको मैंने लेबल करा इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने लेबल किया इक्वेशन नंबर 2। अब टोटल मैथमेटिक्स चलेगी और मेरा टारगेट है जी डैश निकालना। और जी डैश मुझे जो निकालना है वो निकालना है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। जिस तरह मैथ्स में दो इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते थे ना, याद होगा मैट्रिक में,
और हमें आखिर में एक रिड्यूस रिजल्ट मिलता था जो पूरे क्वेश्चन का इक्विवेलेंट होता था। तो इसी तरह मुझे जी डैश निकालना है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो जी डैश निकालने के लिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, तो आई विल डू इट। मैंने यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को कर दिया डिवाइड, और मैंने लिखा डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दो। जब दो इक्वेशंस डिवाइड होती हैं तो लेफ्ट लेफ्ट से होती है और राइट राइट से। इसकी लेफ्ट है जी और इसकी लेफ्ट है जी डैश, तो ये बन गया जी अपॉन जी डैश। और इसकी राइट हैंड साइड लिखी हुई है मेरे पास जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, फिर डिवाइड का साइन आया। और इसकी राइट हैंड साइड लिखी हुई है जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो एक की राइट हैंड साइड थी जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, और एक की राइट हैंड साइड थी जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, और हमने बीच में बना दिया डिवाइड का साइन। ये जी अपॉन जी डैश ऐसी रहा, ये जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर ऐसी रहा। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो फ्रैक्शन हो जाता है रेसिप्रोकल, तो ऊपर आ गया आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर और नीचे आ गया जी एम ई। ऊपर आ गया आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ऊपर आ गया आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर और नीचे आ गया जी एम ई। ऊपर वाले जी एम ई से नीचे वाला जी एम ई हो गया कैंसिल, ये जी अपॉन जी डैश ऐसे आ गया। ऊपर आ गया आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर और नीचे आ गया आर ई स्क्वायर। ऊपर आ गया आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर और नीचे आ गया आर ई स्क्वायर। अब एक चीज नोट करें, और वो नोट ये करें कि ऊपर भी मौजूद है कौन, स्क्वायर, और नीचे भी कौन मौजूद है, स्क्वायर। ऊपर भी मुझे नजर आ रहा है स्क्वायर, नीचे भी मुझे नजर आ रहा है स्क्वायर। मैथ्स में एक रूल होता था कि अगर ए अपॉन बी के ऊपर होल स्क्वायर हो तो वो स्क्वायर ऊपर भी अप्लाई होता था नीचे भी, और ये बन जाता था ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। आज हम उल्टा करने वाले हैं, आज ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, स्क्वायर कॉमन कर देंगे, तो स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ये बनेगा ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। तो मैंने यही काम किया, मेरे पास ऊपर भी स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर है, मैंने स्लाइड चेंज करी पहले तो। ये जी अपॉन जी डैश बिल्कुल ऐसे ही रहा। अब मैंने बाहर एक स्क्वायर कॉमन कर दिया और स्क्वायर छोड़कर बाकी जो कुछ है उसको अंदर कर दिया। ऊपर क्या है आर ई प्लस एच और नीचे क्या है आर ई, तो ऊपर मैंने कर दिया आर ई प्लस एच और नीचे मैंने कर दिया आर ई। ऊपर नीचे से मैंने स्क्वायर को कॉमन कर दिया, मुझे दो जगह स्क्वायर लगा हुआ नजर आ रहा था, मैंने एक जगह स्क्वायर करा, और एक जगह स्क्वायर करने के लिए मैंने ऊपर नीचे स्क्वायर को क्या कर दिया कॉमन। अब वक्त आ गया कि मैं अंदर इसका एलसीएम ब्रेक करूं, तो ये जी अपॉन जी डैश ऐसी रहा। जब इसका एलसीएम ब्रेक करूंगा तो ये बनेगा आर ई अपॉन आर ई प्लस एच अपॉन आर ई, यानी कि ऊपर वाले आर ई के नीचे भी आर ई आया और एच के नीचे भी आर ई आया, तो ये बना आर ई अपॉन आर ई प्लस एच अपॉन आर ई और इसके ऊपर लगा हुआ स्क्वायर। ऊपर वाले आर ई से नीचे वाला आर ई क्या हुआ कैंसिल, तो जी अपॉन जी डैश बना, तो ऊपर वाले आर ई से नीचे वाला आर ई कैंसिल होकर मुझे 1 मिला और साथ में मुझे मिला एच अपॉन आर ई और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर। अब मुझे इसको एक्सपेंड करना है क्योंकि जो ये ए है दैट इज एक्टिंग एज ए और दिस h upon r is acting as b, that means we are going to apply a formula a plus b का होल स्क्वायर जो बराबर होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये g अपॉन जी डैश ऐसी रहा, जहां जहां a है वहां पे आ जाएगा 1, जहां जहां b है वहां पे आ जाएगा h अपॉन r। तो पहले आ रहा है a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, a का मतलब 1, b का मतलब h अपॉन r, फिर b स्क्वायर का मतलब h अपॉन r का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये g अपॉन जी डैश ऐसे ही रहा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। 2 और h आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो 2 को h से मल्टीप्लाई करते तो बना 2h, नीचे लिखा हुआ है आर ई, जबकि ये स्क्वायर h पे भी अप्लाई होगा और आर ई पर भी, तो ये बना h स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर। यहाँ तक मैंने इसको फिलहाल ड्राइव किया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे एक चीज नजर आ रही है कि नीचे आर ई पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर, और मैंने अभी बोला था कि h छोटा है और आर ई बड़ा है। नो मैटर h पे स्क्वायर आ जाए क्यूब आ जाए कुछ भी आ जाए, h हमेशा आर ई से छोटा रहेगा। मेरा कंसर्न सिर्फ आर ई के नीचे है। अगर डिनोमिनेटर में आर ई पे स्क्वायर आ जाए
या आर ई पे क्यूब आ जाए तो उन टर्म्स को हम निगलेक्ट कर देंगे। आर ई के ऊपर स्क्वायर या उससे बड़ी पावर आ जाए तो उनको हम निगलेक्ट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा सिंस h इज स्मॉल एज कंपेयर टू आर ई, h is small as compared to RE. So terms involving squares and higher powers of RE. So terms involving squares and higher powers of RE should be neglected. वो terms जिनके अंदर स्क्वायर आएगा या RE की इससे बड़ी पावर आएंगी उनको हम निगलेक्ट कर देंगे। तो ये टर्म निगलेक्ट हो गई और इसको हमने कर दिया 0। तो ये बन जाएगी g अपॉन जी डैश और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 2h अपॉन आर ई। तो ये बन गया g अपॉन जी डैश और यहाँ पे बचा 1 प्लस 2h अपॉन आर ई। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस 2h अपॉन आर ई। ठीक है, ये बच गया। अब जो बातें मैं आपको बताने जाऊंगा यहाँ तक तो सब बच्चे कर लेते हैं, इवन वो बच्चे भी कर लेते हैं यहाँ तक जो अक्सर छापे बगैर याद करने की कोशिश करते हैं, याद करने के बाद वो भी कर लेते हैं आराम से। आगे का जो मैं सीन बताने वाला हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि उसमें है बहुत सारे मसले। मसले क्या है? मैथमेटिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए बस, और तो कुछ नहीं है। सबसे पहली चीज मुझे निकालना है जी डैश, और मैंने कहा था मुझे डैश निकालना है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। मेरे अल्फाजों पे जरा गौर करिएगा, मैं एक एक वर्ड को 3-3 बार बोलूंगा क्योंकि मुझे दिमागों की कैपेबिलिटी का अंदाजा है और बहुत अच्छे से अंदाजा है। ठीक है, तो मुझे निकालना है जी डैश और जी डैश मुझे निकालना है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो सबसे पहली चीज जो डी डैश होना चाहिए वो आपके पास निकालना है, और जो चीज निकालनी होती है वो न्यूमरेटर में नजर आनी चाहिए, और मुझे ये डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है। तो सबसे पहला मेरा जो टारगेट होगा वो ये कि इसको मैं डिनोमिनेटर से लेकर आ जाऊं न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाने के लिए मैं काम ये करूंगा कि मैं इन दोनों की पोजीशन कर दूंगा इंटरचेंज। आई रिपीट, मुझे जी डैश निकालना है और जी डैश मुझे निकालना है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अगर मुझे जी डैश सिंप्लीफाइड फॉर्म में निकालना है तो जी डैश को सिंप्लीफाइड फॉर्म में निकालने के लिए व्हाट आई टोल्ड यू कि उसको न्यूमरेटर में नजर आना चाहिए, और मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि जी डैश मेरा कहाँ पर है? डिनोमिनेटर में। तो उसको न्यूमरेटर में लाने के लिए मैं इन दोनों की पोजीशंस कर दूंगा इंटरचेंज। अब जरा यहाँ देखें, ये पूरा एक नंबर है 1 प्लस 2h अपॉन आर ई, इसको हमने पूरी एक टर्म कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, दिस इज कंसिडर टू बी अ होल टर्म लाइक इट्स a प्लस बी, ये प्लस बी की तरह है। तो मैं इस पूरे ब्रैकेट को भेजूंगा नीचे और जी डैश को मैं भेज दूंगा ऊपर। अब जरा गौर से देखिएगा, तो यहाँ पर ये आ गया जी डैश और ये पूरा ब्रैकेट नीचे जाकर जी से क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये पूरा ब्रैकेट नीचे से जाके जी से डिवाइड हो गया। आखिरी बार बोल रहा हूँ, उसके बाद नहीं बोलूंगा। मुझे जी डैश चाहिए। जी डैश निकालने के लिए अगर आप कहेंगे कि हम इसको रेसिप्रोकल कर दें तो मैं बोलूंगा मुझे फिलहाल जिस तरह पढ़ाना है मैं उस तरह पढ़ा रहा हूँ, तो उसको देखिए गौर से मैं क्या बता रहा हूँ। मुझे जी डैश चाहिए, तो जी डैश निकालने के लिए जी डैश न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो मैंने जी डैश की और 1 प्लस 2h अपॉन आर ई की, इन दोनों की पोजीशन मैंने कर दी इंटरचेंज। तो मेरे पास इन दोनों की पोजीशंस मैंने इंटरचेंज कर दी, यानी कि 1 प्लस 2h अपॉन आर ई मेरे पास कहाँ आ गया? नीचे। और इसके साथ साथ मेरे पास जी डैश जो है वो कहाँ चला गया? ऊपर। तो वो मेरे पास ऊपर आ गया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पूरे की पावर नीचे कितनी है तो आप बोलेंगे +1। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पूरे की पावर नीचे कितनी है तो आप बोलेंगे +1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं होता तो क्या होता है? 1। तो मैंने आपके पास यहाँ पे इसकी पावर +1 लिख ली। अब अगर मेरे पास लिखा होता है इस तरीके से 1 अपॉन ए, तो ए के ऊपर कुछ नहीं, इसका मतलब ए की पावर 1 है। तो जब हम इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं तो ऊपर जाके पावर अपना साइन चेंज कर लेती है। तो अगर पावर नीचे +1 होती तो ऊपर जाके क्या बन जाती है? -1। अगर मेरे पास नीचे लिखा हुआ होता है 1 अपॉन ए प्लस बी, और अगर मैं कहूँ कि मुझे ए प्लस बी को ऊपर शिफ्ट करना है, तो ए प्लस बी जब ऊपर जाएगा तो इस तरह जाएगा, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी की होल पावर -1। अगर मेरे पास नीचे लिखा हो x प्लस 2 अपॉन वाई, अगर मुझे इसको ऊपर शिफ्ट करना होगा तो ये बनेगा आपके पास x प्लस 2 अपॉन वाई की होल पावर -1। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे क्या काम करूंगा? मेरे पास ये 1 प्लस 2h अपॉन आ रही है। व्हाट आई एम टेलिंग यू, दिस इज कंसिडर टू बी अ होल एंड सिंगल टर्म। तो इसकी पावर नीचे +1 है, तो जब हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसकी पावर क्या बन जाएगी? -1।
तो 1 प्लस 2h अपॉन आर ई की पावर नीचे +1 है, तो जब हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो -1। ये मैथमेटिक्स की मैथ्स है, ये मेरे घर की आपके घर की इजाद हुई मैथ्स नहीं है जो हम ऊपर ले जाने के तरीकों को चेंज कर दें। इफ यू वांट टू शिफ्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन ऑन द न्यूमरेटर, then 1 plus 2h upon re will shift together. It will be not like that 1 अलग जाएगा 2h upon r अलग जाएगा. No, when you will shift the denominator into numerator, then whole term will be shifted from denominator to numerator and its sign will get changed. तो मेरे पास यहाँ पर पावर का साइन चेंज होता है। तो अब मैंने इतनी लंबी गुफ्तगू कर ली, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या काम किया, जरा गौर से देखिएगा। ये जी डैश ऐसी रहा, ये जी ऐसी रहा। जब इसको ऊपर शिफ्ट किया तो ये बन गया 1 प्लस 2h अपॉन आर ई की होल पावर -1, ठीक है। तो मेरे पास ये 1 प्लस 2h अपॉन आर ई की होल पावर -1 हो गया। तो इस पूरे बाइनोमियल की ऊपर जाकर नीचे पावर +1 थी, तो ऊपर जाके पावर क्या हो गई -1। अब मुझे इसको करना है सिंप्लीफाई 1 प्लस 2h अपॉन आर ई को। अब मैं इस स्टेप को पीछे स्लाइड पे कर रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। तो जी डैश ऐसे ही रहा, जी ऐसे ही रहा, और ये 1 प्लस 2h अपॉन आर ई की होल पावर -1 ऐसे ही रहा। ये सब ऐसे ही रहे, ठीक है। अब जरा गौर से सुनिएगा। हमने जिंदगी में पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो मैंने यहाँ भी पढ़ाया था, ये रहा। हमने जिंदगी में पढ़ा है a प्लस बी का होल क्यूब। हमने इवन जिंदगी में पढ़ लिया a प्लस बी की होल पावर 4। लेकिन कभी हमने कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ा जिसके अंदर -1 पावर आ जाए। अगर आपने कहीं पे पढ़ा है तो मुझे बता दें ताकि मैं वो कर लूँ काम। जिंदगी में कभी हमने ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ा जिसकी होल पावर क्या आ जाए -1, नहीं पढ़ा, ठीक है, फाइन। अब मैंने फॉर्मूला नहीं पढ़ा जहाँ पे कोई पावर -1 हो। लेकिन बहुत सारी चीजें जिंदगी में ऐसी होती हैं जिनको हम पहली बार पढ़ते हैं। बहुत सारी जिंदगी में ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम पहली बार पढ़ते हैं। जिस तरह कुछ लोगों की जहालत पहली पहली बार नजर आती है, उसी तरह बहुत सारे लोगों की जो पहली चीजें होती हैं वो हमारे पास हम फॉर्मूले में पहली बार पढ़ते हैं। तो अब मैं पहली बार वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करूंगा जो कि आपके पास बाकायदा यहाँ पे फिट बैठता है। अब वो फिट फॉर्मूला कौन सा बैठता है जरा सुनिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा 1 प्लस एक्स की होल पावर -1, ये फॉर्मूला यहाँ फिट बैठता है। इसका एक्सपेंशन होती है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, बस। और ये आगे कंटिन्यू रहता है। ये फॉर्मूला है, मैंने नहीं बनाया, मैथमेटिक्स का है। 1 प्लस एक्स की होल पावर -1, ये बराबर होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। अगर आपसे कोई पूछे आपने क्यों अप्लाई किया तो आप उसको इसका रेफरेंस देंगे। ये मत उतारिएगा जो उतार रहा हूँ, मतलब यहाँ से नीचे जो काम कर रहा हूँ वो मत करिएगा, समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो मैंने इसलिए अप्लाई किया क्योंकि एक तो 1 देके 1 के बराबर है, प्लस प्लस के बराबर है, -1 के बराबर है। 1 1 से इक्वेट हुआ, प्लस प्लस से इक्वेट हुआ, -1 से इक्वेट हुआ। तो अंडरस्टूड सी बात है कि x किसके बराबर होगा, 2h अपॉन आर ई। अब इस फॉर्मूले में जहां जहां x आ रहा है वहां पे आप क्या रखेंगे, 2h अपॉन आर ई। फॉर्मूला हम वही अप्लाई करते हैं जो सूट करता है। दोबारा बता रहा हूँ, फिर सुन लें। ये लिखा हुआ है 1 प्लस 2h अपॉन आर ई की होल पावर -1। इसको हम एक्सपेंड करेंगे बिल्कुल इसकी सिमिलर एक्सपेंशन से। 1 is related to 1, plus is related to plus, -1 is related to -1, and then x is equal to what, 2h upon re। अब इतनी लंबी गुफ्तगू करने के बाद नाउ आई एम गोइंग टू एक्सपेंड इट। मैंने जुमला बोला इतनी लंबी गुफ्तगू करने के बाद, अब मैं इसको एक्सपेंड करने जा रहा हूँ। आप जरा गौर से देखिएगा इसकी एक्सपेंशन कैसे होगी, देखते रहिए यहाँ पे जरा इसकी एक्सपेंशन कैसे हो रही है। फॉर्मूले का रेफरेंस मैं आपके सामने दे चुका हूँ। अब ये जी डैश अपनी जगह पर रहा, ये स्मॉल जी अपनी जगह पे रहा, मैंने बनाई कर्ली ब्रैकेट। अब आप यहाँ से नंबर लिखना शुरू करेंगे। पहला नंबर कौन सा है, 1, मैंने लिखा 1। फिर कौन आ रहा है, माइनस, मैंने लिखा माइनस। फिर आ रहा है एक्स, एक्स का मतलब होता है 2h अपॉन आर ई, तो मैंने दिया 2h अपॉन आर ई। फिर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब 2h अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। फिर एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का मतलब 2h अपॉन आर ई का होल क्यूब, और ये आगे चलता रहेगा। अभी जी डैश अपनी जगह, बिल्कुल कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू डाली है। और ये वो चीज नहीं है जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आपसे पहले भी बहुत लोग पढ़ चुके हैं। तो 1 प्लस एक्स की पावर -1 था, फॉर्मूला है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। आपने इसको खोलना है, तो पहली टर्म आ गई 1, फिर माइनस एक्स की जगह 2h अपॉन आ रही,
एक्स स्क्वायर की जगह 2h अपॉन आर का होल स्क्वायर और एक्स क्यूब का मतलब 2h अपॉन आर का होल क्यूब। जी डैश अपनी जगह पर, जी अपनी जगह पर, 1 अपनी जगह पर रहा, माइनस अपनी जगह पर, 2h अपॉन आर अपनी जगह पर। अब ये स्क्वायर 2 पर भी अप्लाई होगा, एच पे भी और आर पे भी। 2 2 जा 4, एच पे अप्लाई किया एच स्क्वायर, आर पे अप्लाई किया आर स्क्वायर। फिर ये स्क्वायर क्यूब 2 पे भी अप्लाई होगा, एच पे भी और आर पे भी। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, एच पे अप्लाई किया एच क्यूब और आर पे अप्लाई किया तो क्या बना, आर ई क्यूब। मैंने पिछले लेक्चर में अभी अभी आपको बताया था कि अगर आर के ऊपर स्क्वायर आ जाए, क्यूब आ जाए, उससे बड़ी पावर आ जाए, निगलेक्ट कर देंगे। एक चीज को बार बार मैं क्यों बताऊं, व्हेंस आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड हियर दोस टर्म्स व्हिच हैव स्क्वायर्स एंड हायर पावर्स ऑफ आर दैट शुड बी नेग्लेक्टेड। इसका मतलब ये वाली टर्म, इसके ऊपर आर का स्क्वायर आ रहा है, ये भी निगलेक्ट हो जाएगी और ये भी निगलेक्ट हो जाएगी। अब मेरे पास यहाँ बचा जी डैश, यहाँ बचा जी, और जो दो टर्म्स बच गई बस वो लिखें। कौन सी बच गई, आंखें खोल लें, वो बन गई 2 माइनस 1 माइनस 2h अपॉन आर, और यही मेरे पास कहलाएगा इसका ड्राइव रिजल्ट। जी डैश बराबर है 1 माइनस 2h अपॉन आर। वो दो टर्म्स हमने निगलेक्ट कर दी। दिस इज नोन एज वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। जब जब एग्जाम में आपको डिस्कस करने को आएगा वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, तो आपने यहाँ तक इसको ड्राइव करना होगा। और इस पे आप चेक कर सकते हैं बीच में माइनस आ रहा है, माइनस होकर आंसर बढ़ता नहीं बल्कि कम होता है। तो इसीलिए बात याद रखिएगा, जब जब आपके पास कोई भी चीज अर्थ की सरफेस से बुलंद की जाएगी तो वो आपके पास डिक्रीज होगी, ठीक है, और वो आपके पास अपडेट होगी, और वो आपके पास जो हो गया वो जी डैश बराबर आ गया जी टाइम्स 1 माइनस 2h अपॉन आर, एंड दिस इज नोन एज वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। ये स्लाइड्स मैं अपने पास सेव कर लेता हूं ताकि मैं आपको शेयर कर दूं और दूसरे टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे दूं। दूसरा टॉपिक जो मेरे पास है उस टॉपिक का नाम है वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ ये एक ऐसा टॉपिक है विच टेक्स टाइम, जो टाइम लेता है। दूसरा टॉपिक जो मेरे पास है उस टॉपिक का नाम है मेरे पास वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। अभी आपने क्या सीखा था, अभी आपने ये सीखा था जब हम एक ऑब्जेक्ट को लेकर जाते हैं, अर्थ की सतह से बुलंद करते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है, उसमें ऑब्जेक्ट एल्टीट्यूड पे शिफ्ट होता है। जबकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट शिफ्ट होगा डेप्थ में, इसमें डेप्थ। अब जरा गौर से दो तीन बातें सुनिएगा, वो दो तीन बातें आपको क्या बताई जा रही है। एक तो सबसे पहले आपको पता है कि बेस बनती है, उसकी बेस बनाई थी और इसकी भी बेस बनाऊंगा, तो पहले बेस बनाना हो देख लें। एक चीज होती है हमारे पास जिनको हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं विच डू नॉट डिपेंड अपॉन साइज एंड क्वांटिटी। वो सारी प्रॉपर्टीज जो साइज और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो सारी प्रॉपर्टीज जो साइज और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जो साइज और क्वांटिटी पे डिपेंड ना करें उनको हम अपनी आम जबान में बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। दोज प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ साइज, इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी, इसको हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसमें दो एग्जांपल्स मुझे आपको बतानी है, एक डेंसिटी होता है, टेम्परेचर होता है। इससे ज्यादा नहीं बता सकता, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो आपके पास साइज और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। डेंसिटी को डिनोट करते हैं एक ग्रीक लेटर से और वो कहलाता है रो। पहले भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ, उसको बोलते हैं रो, RHO, रो। और इस रो का मतलब होता है डेंसिटी, ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। डेंसिटी इज नथिंग बट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, अगर मैंने कहा किसी भी चीज की डेंसिटी कैलकुलेट करनी, ये ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा इसका मास बोले भाई कितना है, आपने कहा 8 kg, मैंने कहा वॉल्यूम बोले कितना है, आपने कहा 4 मीटर क्यूब। डेंसिटी किसके बराबर, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास कितना है 8, वॉल्यूम कितना है 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, डेंसिटी आ गई 2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इतना हिस्सा कोई काट कर ले गया, कितना बचा, मैंने कहा कितना बचा, आपने कहा 4, मैंने कहा वॉल्यूम कितना हुआ, आपने कहा 2, मैंने कहा डेंसिटी निकाले, मास पर यूनिट वॉल्यूम 4/2, अभी भी डेंसिटी कितनी आई 2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मास कुछ और वॉल्यूम कुछ और, मास कुछ और वॉल्यूम कुछ और, लेकिन जब डिवाइड किया तो हमें डेंसिटी का आंसर दोनों का क्या मिला, बिल्कुल सेम।
इसका मतलब ये साइज और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, तो ये आपके पास कहलाएगी कौन सी प्रॉपर्टी, इंटेंसिव। इसका तस्करा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे जरूरी होगा चैप टॉपिक में। अगर मैंने कहा कि मेरे पास ये बॉयल है वाटर और ये 1 लीटर का पानी है और इसका टेम्परेचर अभी 100 डिग्री सेल्सियस है, मैंने कहा भाई आप इसको उठाइए और खाली बीकर में डाल दें आधा पानी। जब आप आधा पानी डालेंगे तो क्या इसका टेम्परेचर 100 रहेगा या 50 हो जाएगा? तो जो अक्लमंद होगा वो कहेगा सर इसका भी 100 रहेगा और इसका भी 100 रहेगा। तो जब वो 1 लीटर पूरा था तब भी टेम्परेचर 100 था, जब दोनों को डिवाइड किया तब भी टेम्परेचर 100 है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज कहलाती हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी का नाम दिया जाता है। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है और कॉन्सेप्ट आता है इफेक्टिव मास का। एक और कॉन्सेप्ट आता है और कॉन्सेप्ट आता है इफेक्टिव मास का। आपको इस बात का अच्छी तरीके से अंदाजा है कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरे पैर जमीन के ऊपर टिके हुए हैं, तो मेरे पैर जमीन के ऊपर टिके होने का मतलब ये कि मैं जमीन की कुव्वत की वजह से अपने पैर जमीन पे टिका रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप यहाँ खड़े हुए और आपके पैर जमीन पे टिके हुए हैं तो इसका मतलब जमीन के अंदर अट्रैक्शन है, जमीन के अंदर कशिश है, जिसकी वजह से आपके पैर जो है वो जमीन की जानिब टिके हुए हैं, ठीक है। जब हम अर्थ की सरफेस पर होते हैं तो हमें अर्थ का पूरा मास अट्रैक्ट करने के रिस्पॉन्सिबल होता है। जब हम अर्थ की सरफेस पर होते हैं द होल मास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आई रिपीट, जब हम अर्थ की सरफेस पर होते हैं तो हमें अर्थ का पूरा मास अट्रैक्ट करने के रिस्पॉन्सिबल होता है। आई रिपीट अगेन, जब हम अर्थ की सरफेस पर होते हैं तो हमें अर्थ का पूरा मास अट्रैक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। When you are on the surface of earth, then whole mass is responsible for the attraction of an object. जब एक ऑब्जेक्ट को हम अर्थ से डेप्थ में लेकर आते हैं, यानी कि उसको हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लेकर आते हैं या आप डेप्थ में लेकर आ रहे हैं, डेप्थ का मतलब आप जमीन के अंदर जा रहे हैं। तो जब जमीन के अंदर हम जाते हैं, अब देखिए जरा गौर से, तो मास के इफेक्ट्स कम हो जाते हैं और जितना आप मास क्रॉस करेंगे वो हर तरफ से क्रॉस होगा और जो शेप है शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई रिपीट, जो शेप है शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जितना मास बच जाएगा ये ब्लू वाला, अब ये अट्रैक्ट करने के रिस्पॉन्सिबल होगा और इस मास को बोलेंगे इफेक्टिव मास। मास कम नहीं हो रहा, मास के असरात कम हो रहे हैं। आई रिपीट, मास कम नहीं हो रहा, मास जितना था उतना ही है, लेकिन मास का असर कम हो रहा है। मास कम नहीं हो रहा, मास का असर कम हो रहा है। ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि किसी ने कहा कि भाई ये बहुत बदतमीज है, तो जब वो बदतमीज थे तब भी उनका वजन उतना था, उनसे किसी की बात करने का दिल नहीं चाहता था। फिर उन्होंने अपने अंदर चेंज डेवलप किया, तो चेंज डेवलप किया इसका मतलब उसके असरात कम हुए, बदतमीजी कम हुई, उनका वजन अभी भी उतना ही है लेकिन असरात कम हुए। तो बिल्कुल उसी तरह जब हम अर्थ की सरफेस पर होते हैं तो हमें ये पूरी जमीन का जो मास है ये अट्रैक्ट करता है, हमें पूरी जमीन का मास अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम जमीन की डेप्थ में आते रहते हैं तो जितना मास हम क्रॉस करते रहते हैं हर तरफ से, जितना मास हम क्रॉस करते रहते हैं हर तरफ से, वो हमारी अट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। सिर्फ जितना मास बच जाता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है और उस मास को बोलते हैं इफेक्टिव मास। इफेक्टिव मास वो मास होता है जो डेप्थ में लाने के बाद बचता है। जितनी डेप्थ में आप लेकर आएंगे तो डेप्थ में लाने के बाद जितना मास बचेगा वो मास कहलाएगा इफेक्टिव मास, और वो इफेक्टिव मास ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने के रिस्पॉन्सिबल होगा। मास कम नहीं हो रहा, मास के असरात कम हो रहे हैं। जब ऊपर थे तो पूरी अर्थ का मास अट्रैक्ट कर रहा था, जब अंदर आए तो मास क्रॉस कर लिया, जब मास क्रॉस कर लिया तो जितना मास बच गया वो अट्रैक्ट करेगा। इसकी मजीद डिस्क्रिप्शन में बोर्ड पे इंशाल्लाह ताला क्लास लूंगा कल की, तो वहां पे मैं आपको और डिस्क्रिप्शन इसकी प्रोवाइड कर दूंगा। तो फिलहाल हम यहीं तक रखते लेक्चर को, इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।